नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत अमूमन मुख्यमंत्री से होती है, लेकिन आज शुरुआत विपक्ष से होगी, क्योंकि कोरोना के इस काल में एक परिवर्तन देखने को मिला है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर है। इस बीच कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की याद आई। उन्होंने अपनी सांसद निधि से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उपकरणों की खरीद के साथ ही अन्य जरूरी उपयोग के लिए 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ 17 लाख की राशि दान करी है। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा कि कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश में व्यापक स्तर पर फैली हुई है। इससे जनता को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद निधि से मैं 1 करोड़ 17 लाख 77 हजार रुपए अभी भी हैं। प्रशासन जब और जैसे चाहे इसे कोरोना के रोकथाम में जरूरी उपकरणों की खरीद और अन्य जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ ही एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने भी निजी खर्च पर 500 बेडों का अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए डीएम रायबरेली को पत्र लिखा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है और इस तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख के ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 38,055 नए संक्रमितों के मामले सामने आए, जबकि 222 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर करीबन 2.25 लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी जारी है। इस दौरान प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम भी कराया जा रहा है, तो वहीं कूड़ा उठाने वाले वाहनों के माध्यम से कोरोना संक्रमण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि फ्रंटलाइन कर्मियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन में क्या खुला है, क्या रहेगा बंद, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। चिकित्सा संबंधी सेवाएं जारी रहने वाली हैं। औद्योगिक इकाइयां भी खुली रहेंगी। कार्यालय और बाजार बंद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करना बेहद जरूरी है। तो ग्राउंड जीरो से राजधानी लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप डेली जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि ग्राउंड जीरो पर राजधानी लखनऊ का क्या हाल है। आज खास इसलिए भी क्योंकि दिल्ली से सटे शहर का जिक्र हो रहा है। एनसीआर की बात करने के लिए हैदर अली हमारे साथ में हैं गाजियाबाद से। हैदर, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी, गाजियाबाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस अनकंट्रोल्ड है, ऐसे में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कैसी तस्वीरें देखने को मिली? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद के अंदर जितने भी अब तक कोविड के मरीज के पेशेंट आए थे और उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, ये पहला वीकेंड लॉकडाउन है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जरूरत के सामान वाले हैं वो तो निकल रहे हैं घर से बाहर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं रोड पर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान तो काट रहे हैं बिगर मास्क के लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है जो यहाँ से उसमें चुनाव में लगी हुई है उन बिल्कुल यहाँ से निर्धारित है और यही की चीज का फायदा जो आम लोग है वो उठा रहे हैं। मैंने आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग शादियों में जा रहे हैं, जो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक चौराहे पर 2 या 3 लोग हैं, वो आखिर कहाँ तक रोक सकते हैं। और इसके अलावा अगर बताया जाए, जो गाजियाबाद के व्यापारी है, मैं जहां खड़ा हूं यहाँ एक बड़ा बाजार गाजियाबाद का चोपला व्यापार मंडल है। यहाँ के व्यापारी जो है लगातार जो आदेश आ रहे हैं प्रशासन के उसको मानकर चल रहे हैं। बाजार बंद है और इसके अलावा लेकिन यहाँ आम लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर सतर्क नहीं है और कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है हैदर, क्या आप अपने बैकग्राउंड की कुछ तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं क्या? ये सुविधा अगर आपके पास है तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दें। ये गाजियाबाद का मेन चौराया है, ये चौपला मंदिर है, व्यापार मंडल है। यहाँ पर करोड़ों का डेली बिजनेस होता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ पर व्यापारियों ने सबसे ज्यादा समर्थन किया है और व्यापारी यहाँ पर सिर्फ जरूरत के सामान को लेकर ही
यहाँ पर दुकानें खोल रहे हैं, और जो प्रशासन का टाइम दिया गया है उसी को लेकर ही यहाँ पर काम किया जा रहा है। जैसे खाने पीने की आइटम है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर मंडी लगती है जो कि खोया पनीर वगैरह की है। तो यहाँ पर शादी का सीजन भी चल रहा है, तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के मुताबिक ये दुकान खोल रहे हैं। लेकिन ठीक कहीं ना है, कहीं मैं आपके पास लौटूंगी हैदर। तो कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ा मेरा सवाल आपसे होगा। अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं लगातार। अनूप, जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं सूबे के अंदर अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, ऐसे में राजधानी लखनऊ का वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन कैसा हाल है? देखिए पूजा, जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और लगातार उस पे चाहे पुलिस विभाग की तरफ से बात करें या फिर सरकार की तरफ से बात करें, कोशिश ये थी कि वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया जाए उस पे प्रभावी हो, कोई बाहर निकलने ना पावे। लेकिन लगातार देखा गया, कल भी हमने देखा था और आज भी मैं देख रहा हूं कि ये हरदोई रोड है, ये बरेली होते हुए काफी लंबा सफर तय करती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आने जाने वाले लोग मिल जाएंगे आपको लगातार बाहर। नहीं देखो भाई साहब बिना मास्क के टहल रहे हैं, और लगातार जो भी हैं वो बाइक से, और खासकर ये देखा जा रहा है पूजा कि इस जो निजी वाहन से लोग निकल रहे हैं वो लगातार तीन वाहन पे और तैयार 3 लोग सवार हो जाते हैं। जो गाड़ियां निकल रही हैं उनपे तमाम लोग सवार होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो नियम कायदे कानून ट्रैफिक थे उनकी भी धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आदेश दिए गए थे कहीं न कहीं उसका पालन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे साथी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब पुलिस का अभाव हो चुका है, दरअसल पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ऐसे में सुरक्षा को लेकर के। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी पूजा ये है कि कोरोना काल में कहीं न कहीं जिस तरीके से महामारी है, एक आपातकालीन स्थिति है पूजा, ऐसे में निपटना भी बहुत जरूरी है चुनाव के साथ साथ। क्योंकि अगर जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफी भयावह हो सकता है पूजा। कल 24 घंटे में जिस तरीके से 223 लोग उत्तर प्रदेश में जिनकी डेथ हुई है, 42 लोग खाली लखनऊ में मरे हैं। तो ऐसे में जो ये आपको तस्वीरें दिख रही हैं पूजा, ये काफी भयावह है। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं और लोगों को भी खुद में संयमित होना पड़ेगा। हैदर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है गाजियाबाद, और ऐसे में मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिल्ली में भी कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वीकेंड लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है क्या, या फिर ये पालना नहीं देखने को मिल रही है? हैदर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो फ्रंटलाइन कर्मियों की सक्रियता भी इस दौरान नजर आई, क्योंकि शहरों में सैनिटाइजेशन किया गया। साप्ताहिक बंदी में कोरोना को मात देने की पूरी कोशिश है, लेकिन वो संभव होगा आपकी मदद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद कोरोना से लड़ने की लड़ाई में डटे हुए हैं। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा बैठक करी, जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ और वाराणसी में डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। सभी अधिकारी काम को जल्द पूरा कराने में लगे हुए हैं। आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त इन दोनों अस्पतालों के क्रियाशील होने से प्रदेश के चिकित्सा संसाधन और मजबूत होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य महकमा इन दोनों कोविड अस्पतालों के सहज संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन के संबंध में जल्द ही व्यवस्था पूरी कर ले। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश में लगी योगी सरकार अब गरीब परिवारों की भूख मिटाने का इंतजाम करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में मई और जून से प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा और ये राशन मुफ्त में मिलेगा। इस योजना के तहत यूपी में 3.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों पर 14.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी व्यवस्था करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का खाद्य विभाग 3.5 करोड़ राशन कार्डों पर 14.5 करोड़ लाभार्थियों को
गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो की सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन देता है, जो कि अब मुफ्त मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सांसद रवि किशन आगे आए हैं। रवि किशन ने अपनी सांसद निधि से 40 लाख रुपए गोरखपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दिए हैं। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। सांसद ने बताया कि कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसकी उपलब्धता फिलहाल नहीं हो पा रही है। गोरखपुर में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कोरोना से निजात दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो जहां सुखद खबर है वहां दुखद भी है। कोरोना काल है, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई की कोरोना से जान चली गई। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद कोरोना अस्पताल में भर्ती थे, तो वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, वो वेंटिलेटर पर थे। उनकी उम्र 85 बताई जा रही है। अपने भाई की मृत्यु से व्यथित सांसद कौशल किशोर ने कहा, कोरोना ने उनके बड़े भाई को ले लिया है। कोरोना महामारी के समय भी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कृष्णानगर पुलिस ने मारुति मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया। संचालक के पास से 54 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आरोपी अस्पतालों के साथ ही जरूरतमंद लोगों को महंगे दाम पर सिलेंडर बेच रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 54 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें 13 भरे हुए, 19 खाली सिलेंडर और 18 छोटे सिलेंडर्स हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने सरकार के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा। मौलाना ने लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने की पेशकश करी है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा, ये तो इबादतगाह है, लेकिन इंसान की जान बचाने से बड़ी इबादत कोई नहीं। अगर सरकार को लगता है कोविड अस्पताल बनाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है तो वो इसका प्रयोग जरूर करें। तारीखी बड़े इमाम बाड़े का प्रांगण काफी बड़ा है और यहाँ पर 1000 बेड का कोविड अस्पताल बड़े आराम से बन सकता है। तो इमाम बाड़े अंडर में है सनाबाद ट्रस्ट के और डीएम उसके जो है चेयरमैन भी हैं, लिहाजा वो इमाम बाड़ों को इस्तेमाल किया जाए मरीजों के लिए, क्योंकि इंसान की जान बचाना सबसे बड़ी इबादत है और ये हमारी निगाह में ये इबादत गाहें हैं। लिहाजा इसमें इंसानों की जान बचाना जो है ये खुद भी इबादत है अपनी जगह के ऊपर। लिहाजा यहाँ के ऊपर मरीजों की इंतजाम किया जाए और जो फंड है वो हुसैनाबाद के जो करोड़ों में उसको भी कोविड के मरीजों पर इस्तेमाल किया जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। तो कल्बे जव्वाद ने साफ तौर पर कहा है कि इंसान की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि इस समय हम धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए आगे आए और बड़े इमाम बाड़े की पेशकश कल्बे जव्वाद की तरफ से की गई है। मौलाना कल्बे जव्वाद आगे आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव राजधानी लखनऊ से। अरशद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और जिस तरह से ये हाहाकार मचा हुआ है उसको देखते हुए धर्मगुरु ने एक बड़ा फैसला लिया है। हम इस टाइम लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े के पास खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बड़ा इमाम बाड़ा है जहाँ पे खुद मौलाना कल्बे जव्वाद साहब नमाज पढ़ाते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। इसी को देखते हुए जव्वाद साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और सरकार से अपील भी की है कि जिस तरह से यहाँ कोरोना महामारी चल रही है इस बड़े इमाम बाड़े को कोविड अस्पताल बनाया जाए। इसको लेकर के उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि ये सारी महामारी में थोड़ी सी राहत मिलेगी कोरोना से बचने के लिए। बिल्कुल राहत मिलेगी कोरोना से बचने के लिए। और डीएम के चेयरमैन होने का भी कोई जिक्र वो करते नजर आए थे अरशद, वो क्या माजरा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला चल रहा था इसको लेकर के भी अभी फैसला लिया गया है और कहा जा रहा है कि अभी ये सब चीजों से दूर रहें और आपसी रंजिश दूर रखें, पहले कोरोना से बचें और बचने के बाद उसके बाद ये सब फैसला लिया जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए चल रहे पंचायत चुनावों के तीसरे चरण में अब 26 अप्रैल को यानी कि कल मतदान होंगे। तीसरे चरण में मतदान के लिए चुनाव प्रचार शनिवार की शाम 5 बजे समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 20 जिलों के वोटर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में होने वाले मतदान में 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं प्रेक्षकों को आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की सख्त हिदायत दी गई है। यूपी के संभल में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए और पुलिस टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आनन फानन में पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाते हुए स्थितियों को नियंत्रण में किया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी आलोक कुमार ने बताया कि गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस गांव गई हुई थी, जहां घटनास्थल से 4 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू हुई। किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है। थाना संभल में नूरियोसराय ग्राम में एक गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त था, जिसको आज शाम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। दबिश देने के दौरान मुलजिम के परिवार वाले कुछ आसपास के लोगों के साथ मिलकर पुलिस टीम के साथ मुजाहमत करी, मुलजिम को भगा दिया और पुलिस की गाड़ी पे पत्थर चलाए, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। बाद में पुलिस जाके जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग लिखा जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव हुआ है। संभल में पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बेहद बड़ी खबर, अतिरिक्त फोर्स बुलाकर स्थितियों को नियंत्रित में करने की कोशिश भी की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? संभल में ये घटना क्यों देखने को मिली है, पीछे माजरा क्या था पूरा? जिस तरीके से कल गैंगस्टर वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए कोतवाली संभल पुलिस जो है गांव नूरियासराय पहुंची थी। उसके बाद जो है वहां पे पुलिस जब पहुंचती है तो वहां के ग्रामीण और उसके गैंगस्टर वांछित आरोपी के परिजन इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं। वहां से पुलिस को अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ता है। वही मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस वहां से भाग जाती है तो उसकी सूचना जो है उच्च अधिकारियों को दी जाती है। एसपी चक्रधर मिश्रा को, एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल को दी जाती है। आलोक कुमार जायसवाल पुलिस बल के साथ सदर कोतवाली पहुंचते हैं। वहां में दोबारा उस गांव में दबिश देने के लिए जाई जाती है। गैंगस्टर के वांछित अपराधी अखत को पकड़ने के लिए एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल पुलिस बल के साथ जब गांव पहुंचते हैं तो वहां पे गैंगस्टर का वांछित अपराधी तो नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पथराव किया होता है उनमें से 4 लोगों को वहां मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल का कहना है मेन अपराधी को कब तक पकड़ लिया जाएगा सनी? सबके साथ सख्ती बरती जाएगी और सबके साथ खिलाफ जो है सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और वांछित गैंगस्टर के वांछित अपराधियों को पकड़ने के लगातार तमीज़ें की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाथ छूने नहीं है, लेकिन हाथ छोड़ने भी नहीं है।